हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राणी संपोषण की क्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि प्राणी संपोषण की क्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होती है, इसका केवल मैंने नाम बताया था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि प्राणी संपोषण की जो 5 क्रियाएं हैं, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, पाचन एंड अवशोषण, स्वांगीकरण, मलोत्सर्जन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसी पे बात करेंगे, साथ ही इसके साथ आगे जो है उस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अंतःग्रहण क्या है। अंतःग्रहण क्या होता है? तो अंतःग्रहण भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करना ही अंतःग्रहण कहलाता है। यानी कि कोई भी आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन को अपने मुंह के अंदर लेना ही अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, जब अंतःग्रहण कर लेंगे तो वह भोजन क्या होगा, फिर पचाना है हमें, यानी फिर आएगा पाचन यानी डाइजेशन। तो इस चरण में अंतःग्रहण किए गए जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइम की सहायता से सरल, घुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि जब डाइजेशन की क्रिया होगी, हम लोग आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, लेकिन अभी समझने के लिए बात यही है कि जो हम लोग भोजन करते हैं वह जटिल, अघुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है और उसे पाचन एंजाइम की सहायता से जो है सरल, मतलब कि आसान बनाया जाता है, घुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जब यह सरल, घुलनशील, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो फिर उसे हमें अवशोषण करना होता है, हमारा शरीर उसे अवशोषित करता है। तो अगला हमारा हो जाएगा अवशोषण। ठीक है, मतलब कि अवशोषण किस चीज का होगा, तो जो सरल, घुलनशील, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जो परिवर्तित हमारा भोजन हुआ है तो वह एनर्जी के रूप में अवशोषित होगा। ठीक है, तो इस चरण में पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषण करेंगे जिसके फलस्वरूप हमें एनर्जी यानी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में जो है, इस चरण में अवशोषित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2, H2 एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो अवशोषण में कहें कि जो भोजन जो है, पचा हुआ भोजन रहेगा उसे हम अवशोषित करेंगे। और स्वांगीकरण में जो है ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। इस चरण में जो भोजन अवशोषित किए हैं उसको ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2, H2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आता है कि जब हम खा लिए, पी लिए, मतलब कि भोजन को अंतःग्रहण किए, फिर पचा लिए, फिर अवशोषित हो गया, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई, भोजन पूरा पच गया। ठीक है, तब जो भोजन खाए हैं, पिए हैं, उसे बाहर भी तो निकालना है, तो मलोत्सर्जन कहेंगे उसे। ठीक है, मतलब अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को मलोत्सर्जन कहा जाता है। अब जो भोजन पच गया, उसके बाद जो भोजन बच रहा है, कहने का मतलब हुआ उससे पूरा एनर्जी निकल गया, उसके बाद जो है भोजन क्या होगा, बच जाएगा, तो उसे हम मलोत्सर्जन कहेंगे। उसको बाहर निकालेंगे तो उस क्रिया को जो है मलोत्सर्जन कहेंगे। मतलब अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को मलोत्सर्जन कहा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि पौधे में पोषण किस तरह से होता है। पौधा में पोषण किस तरह से होता है? तो पौधे में पोषण, तो पौधे स्वपोषी होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन जो है खुद से निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि स्वपोषण का मतलब होता है कि अपना भोजन खुद बनाना। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कलम और कॉपी निकालिए, इसका नोट्स भी आप बनाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक क्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से H2O मतलब जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण कहता है। मतलब कि कहना है कि जब वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से मतलब मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर कोई भी पौधा वायुमंडल से ही CO2 लेगा, पौधा तो CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसे हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल से जो है पौधा CO2 ग्रहण करेगा एवं मृदा से यानी मिट्टी से H2O मतलब जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करेगा, फिर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन निर्माण करेगा। अब देखिए भोजन किस तरह से निर्माण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया कहाँ से, वायुमंडल से, और H2O मतलब वाटर जो है, वाटर एवं खनिज लवण भी कह सकते हैं यानी जल लिया। अब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, अब क्लोरोफिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी आगे बात करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 यानी कि यही हमारा भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट भोजन का मेन सोर्स यही होता है, ठीक है। भोजन का निर्माण हुआ, प्लस में पौधा क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, बाहर निकालेगा, और कुछ वाटर भी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, कहीं भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण को पूरा जो परिभाषित करेंगे, उसके बाद जो ये बनाया गया है ये भी आप जरूर लिखेंगे। उसके बाद जो है आगे हम बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो है की क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके लिए कुछ सामग्री आवश्यक होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो CO2 की जरूरत पड़ेगी, और वाटर यानी जल की यानी खनिज लवण की भी जरूरत पड़ेगी, जल एवं खनिज लवण। सूर्य प्रकाश तो जरूरी ही है, उसके बाद जो है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी। हम बात किए थे कि क्लोरोफिल क्या है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक सामग्री में भी है, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सामग्री था उसमें पहला था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर था वाटर, उसके बाद था सूर्य प्रकाश सनलाइट यानी, और उसके बाद था हमारा क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, ठीक है। तो हम लोग बात सबसे पहले करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 क्या है। पौधे CO2 पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिसे रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। आप इस डाटा को याद रखिएगा कि वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा कितना होता है, तो 0.03% होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जो है कैसे ग्रहण करता है, जो पत्ती होता है उसको आप देखेंगे थोड़ा गौर से, तो उसमें छिद्र दिखाई देगा जिसे रंध्र कहा जाता है। अब रंध्र क्या है तो इसको पूरा डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, फिगर के साथ, और या जो है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि रंध्र किस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके द्वारा जो छिद्र पाया जाता है उसके द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा हम लोग देखें तो 0.03% होती है। उसके बाद है हमारा जल एवं खनिज लवण, तो मृदा से यह लेता है यानी कि मिट्टी से। तो पौधे मृदा यानी मिट्टी से जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, जिसका परिवहन जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियों तक होती है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए कह रहा है कि पौधा जो है जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण अवशोषित करेगा, जिसका परिवहन के काम जाइलम करेगा। एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। पौधा का दो पार्ट है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम का काम होता है, यह जड़ में पाया जाता है, और जाइलम का काम होता है कि जल एवं खनिज लवण को पौधा की ऊंचाई तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है कि ऊपर जो भोजन प्राप्त हुआ, जो भोजन पौधा के द्वारा बनाया गया, उसे जड़ को भी देना,
सभी पार्ट में, जैसे पौधा के हर एक पार्ट है उस पार्ट को भोजन प्रदान करना। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियों तक होती है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अगला हमारा है सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश किस तरह से, इसका अवशोषण पर्णहरित के द्वारा होता है। इसका अवशोषण सनलाइट जो है यानी सूर्य प्रकाश, इसका अवशोषण जो है पर्णहरित के द्वारा किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि पर्णहरित क्या होता है, यह इम्पोर्टेंट भी है, पूछ दिया भी जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु सबसे महत्वपूर्ण सामग्री या घटक इसको कहा जाता है, जो पादप कोशिका के हरित लवक में पाई जाती है। अब हरित लवक क्या है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। ठीक है, आप कहिएगा कि सर हर एक चीज़ जो है आप बताते हैं कि आगे ही बताएंगे, तो ये आगे ही आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि आगे बताएंगे। तो देखिए, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु सबसे महत्वपूर्ण सामग्री या घटक इसको कहा जाता है पर्णहरित को, जो पादप कोशिका के हरित लवक में पाई जाती है। यह सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है, जिससे पौधे को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि पौधा में क्लोरोफिल नहीं होगा, पर्णहरित नहीं होगा, तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। देखिए, तो इसको जो है आगे कुछ नोट है उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। क्लोरोफिल को जो है कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई कही जाती है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, तथा पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट बात है, नोट है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब पर्णहरित में जो हम बात किए थे कि सूर्य प्रकाश को वो अवशोषित करने में कौन सहायता, पर्णहरित करता है। पर्णहरित यदि नहीं रहेगा तो पौधे को सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो पर्णहरित को कह सकते हैं कि गैस का चूल्हा है। ठीक है, जो गैस सिलेंडर होता है उस सिलेंडर का काम कौन करता है, सौर ऊर्जा की काम कौन करती है, सूर्य प्रकाश, और पर्णहरित जो है उस चूल्हा का काम करता है। यदि चूल्हा नहीं रहेगा तो आप खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रयोग विधि द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल एवं CO2 आवश्यक है। प्रयोग विधि द्वारा हम लोग सिद्ध करेंगे, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि प्रयोग विधि द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल एवं या पर्णहरित जिसे हम बोलते हैं और CO2 किस तरह से आवश्यक है। ठीक है, पिछले वीडियो का लिंक जो है हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पिछले वीडियो देख करके इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।